फिलहाल की कंडीशन में जनलक्ष्मी में इस तरह की कोई नोटबुक नहीं है कि जनलक्ष्मी ने कहाँ से कहाँ तक ग्रोथ किया है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं, किस तरह से प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं, जॉब रोल क्या है पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ का। तो उस रिगार्डिंग मैं खुद इनिशिएटिव लेके प्रोग्राम हैंडबुक बना रही हूँ। उसमें सभी चीज़ें आ जाएंगी, उसमें कंपनी का इंट्रोडक्शन आ जाएगा, उसके में इन्वेस्टर्स कौन से है कंपनी के साथ में वो आ जाएंगे, जॉब कार्ड क्या है यानी कि जॉब रोल पर्टिकुलर बंदे का क्या है वो आ जाएगा, गोल शीट क्या है, क्योंकि हम लोगों को टारगेट भी सेट किया जाता है। इसे टारगेट ओरिएंटेड कंपनी, फाइनेंस कंपनी तो डेफिनेटली टारगेट है, तो टारगेट किस तरह से उनका आता है, गोल शीट किस तरह से मेंटेन की जाती है ये भी होगा। फिर उसका वर्क शेड्यूल किस तरह से प्लान किया जाता है, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री क्या है, ग्रोथ रेट क्या चल रहा है अभी कंपनी में, कंपनी को क्या विजन है, कंपनी का क्या मिशन है, ये सभी चीज़ें मैं तैयार कर रही हूँ। तो एक ऑलमोस्ट एक पार्ट तैयार हो चुका है। जो भी नया बंदा मेरे ब्रांच में ज्वाइन होता है मैं उसको ये 100 देती हूँ पढ़ने के लिए, सो दैट ही कैन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली जनलक्ष्मी डू। सबसे बड़ा चैलेंज यही था व्हेन आई हैव प्रमोटेड एज ए ब्रांच हेड इन द सेम ब्रांच, स्वारगेट ब्रांच में। क्या होता था उस टाइम पे कि हम लोग सब कलीग मिल के साथ में काम करते हैं, अलग अलग पोर्टफोलियो अलग अलग टीम हम लोगों को दी जाती थी, और सडनली हम लोग उसी ब्रांच में मुझे ब्रांच हेड एज ए प्रमोशन दिया गया था। तो साथ में जब काम करते थे मुझे एक टीम हैंडल करनी पड़ती थी, एक टीम का ही मुझे रिपोर्टिंग लेना पड़ता था, एक पोर्टफोलियो मुझे देखना होता था। अभी उसको एक पोर्टफोलियो ना देखते हुए मुझे पूरी ब्रांच का पोर्टफोलियो भी मैनेज करना है, पूरी टीम को मुझे मैनेज करना है। तो उस टाइम थोड़ा ईगो इशू आता था मेरे कलीग्स को, मेरी टीम को, और उसके साथ साथ जो मेरे पोर्टफोलियो में इश्यूज चल रहे थे कस्टमर रिगार्डिंग, माइक्रो पेंशंस रिगार्डिंग, बैलिक रिगार्डिंग, जो भी इंश्योरेंस के क्लेम्स आते हैं उसके रिगार्डिंग, तो मुझे अभी पूरे ब्रांच के केसेस हैंडल करना होता था। उसमें सबसे बड़ा और सबसे क्रिटिकल और चैलेंजिंग फंडा ये केस यही था कि माइक्रो पेंशन रिडम्पशन, ये जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट था, माइक्रो पेंशन हम लोग जो क्रॉस करते थे ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट था। हम लोगों को सिर्फ ये पता था कि क्रॉस सेल कैसे करना है, ना कि हम लोगों को ये पता कि उसको विड्रॉ कैसे करना है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था हैंडल करना उस टाइप के कस्टमर को, कि कस्टमर इतने 1000-1200 रुपये के लिए इतना झगड़ते थे, इतना इरिटेट करते थे, इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते थे हम लोगों को। तो उसको सॉल्व करना ये सबसे बड़ा चैलेंज था उस टाइम पे मुझे स्वारगेट ब्रांच में। काफ़ी कस्टमर ऐसे भी थे कि झगड़ा करने के लिए पूरी टीम लेके आते थे उनके पर्टिकुलर एरिया में से। एक कस्टमर ऐसे थे कि केरोसिन का डिब्बा लेके आई थी ब्रांच में। एक कस्टमर मुझे सामने आके धमकी देती थी कि मैं यहाँ से खुद ही लगाऊंगी। उस टाइम पे उस कस्टमर को उसको इमोशनली ट्रैक करके मुझे हैंडल करना था, और मैंने वही किया कि इमोशनली ट्रैक करके, क्योंकि उस तरह 1000-1200 के लिए कोई जान तो देगा नहीं डेफिनेटली। तो उसको वही चीज़ प्यार से समझा के कुछ कस्टमर को मैंने टैकल किया। जिस कंडीशन में मुझे ब्रांच हैंडल हुई थी कालीवाड़ी ब्रांच, ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फैक्ट्री में थी, और सेटिस्फैक्ट्री से ब्रांच को ऊपर ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। क्योंकि जब रिपोर्ट आया था, रिपोर्ट आने के बाद जो क्रॉस चेक मैंने किया, जो रूट कॉज मुझे मिला था वो था प्रोडक्ट नॉलेज एम्प्लॉयज़ को नहीं था। तो ये सबसे चैलेंजिंग जॉब था उस टाइम पे मुझे, कि पूरा टीम परफॉर्म कर रही थी। कालीवाड़ी ब्रांच दिख रही थी कि परफॉर्मिंग है, टारगेट उसके अचीव हो रहे थे, मगर कहीं ना कहीं तो प्रोसेस गैप था, नॉलेज गैप था, ट्रेनिंग बराबर से दी नहीं गई थी एम्प्लॉयज़ को, उसकी वजह से ये रेटिंग डाउनग्रेड हुआ था। ये चीज़ के पीछे ये क्यों करना है ये रीज़न नहीं पता था। काम वो कर देते, ये भरना है, ये भरना है, ये भरना है, ये टिक करना है, ये टिक करना है, बस ये क्यों करना है ये पता नहीं था। अगर कि कोई चीज़ हम लोग करते हैं उसके पीछे हम लोग को किस लिए एक रीज़न है, उसका क्या रीज़न ये पता नहीं होगा तो हम लोग हमारा बेस्ट नहीं दे सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंड किया, जो चीज़ें उनको नहीं पता थी हर एक के सामने एक नोट देके कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप लोगों को ये चीज़ें पता है। मेरी तरफ से मैंने एक नोट्स बनाया था कि आपको ये चीज़ें पता है क्या, जिसको पता है वो टिक करेगा पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर, और जो चीज़ें पता नहीं उसको ब्लैंक छोड़ देगा कि मुझे वो डेटा मैंने कलेक्ट किया। पहला तो डेटा कलेक्ट करने के बाद मुझे कि प्रायोरिटी बेसिस में मुझे ये चीज़ करना है, सेकंड लिस्ट में ये चीज़ आएगी, माइनॉरिटी में ये चीज़ आएगी, उस तरह से सेट करके मैंने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बना दिया उनके लिए। बाद में जाके जब मुझे एम्प्लॉयज़ का रिस्पांस मिला कि मैम हम लोगों को अभी तक प्लानिंग क्या होती है ये किसी ने समझा नहीं, और प्लानिंग के बारे में जस्ट टास्क दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है कि हाँ आप लोगों को 2 करोड़ करना है, तो 2 करोड़ किस तरह से प्लान करना है ये कोई बताता नहीं था। तो मैंने वो वीक वाइज
दिया टारगेट, किस तरह से प्लान किया जाता है, वीकली टारगेट कैसे प्लान किया जाता है, फिर डेली टारगेट कैसे प्लान किया, अगर इस हिसाब से आप प्लान करोगे तो आपको आपका प्रेशर नहीं लगेगा। उससे क्या हुआ मुझे कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो गए और ज़्यादा परफेक्शन के साथ काम करने लगे और मुझे रिजल्ट भी मिला। उसके नेक्स्ट ऑडिट में ही मेरे ब्रांच की ऑडिट रेटिंग एक्सेलेंट आई। मेरा सिर्फ एक ही फंडा है, मैं जब भी कोई एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करती हूँ उसको बोलती हूँ कि डोंट सेल अ प्रोडक्ट, डोंट सेल अ प्रोडक्ट, सेल देयर नीड्स एंड क्रिएट अ ग्रिड। मैं हमारी ब्रांच की बात करूं इन जनरल जनलक्ष्मी के एक्सपीरियंस के पे, तो एक रिंग लीडर का इशू एक सामने आता है कई बार अहमदाबाद जैसी लोकेशन के लिए। कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स में कुछ इन्फ्लुएंस पर्सन होते हैं जिनके कहने पे लोग कुछ काम करते हैं। रिंग लीडर इशू में हमको सबसे पहले ध्यान देने की ये ज़रूरत होती है कि जो भी पर्टिकुलर लोकेशन में उसका कितना इन्फ्लुएंस है, तो हम पहले वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। एंड उस आइडेंटिफिकेशन में अगर हमने L1 साइकिल उनको दे दी है, पहला लोन दे दिया है, ठीक है, बट उसको L2 में जब वो सेकेंड ईयर में हमारे पास आ रहा है तो हम उसको किस तरीके से रिमूव करें, हमारा उस पर फोकस होता है। और बेसिकली उसमें हम हम हमारी ब्रांच में फॉलो करते हैं कि जो हमारा बैच लीडर फर्स्ट ईयर में होता है उसको हम सेकेंड ईयर में बैच लीडर कभी नहीं बनाते। सेकेंड, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है एट्रिशन का। मेरी ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो एट्रिशन रेट ऑलमोस्ट 0.5 और 0.25% ही है। बहुत कम लोग अभी तक छोड़ के गए हैं। उसके पीछे रीज़न सिंपल ये है, मैं उनके साथ अपना कम्युनिकेशन हमेशा मेंटेन करके रखता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई बंदा कलेक्शन से विज़िट करके आ रहा है पूरे धूप में, वो मॉर्निंग 8 o'clock से 2 बजे तक आया है, एंड 2 बजे आते ही मैं उससे पूछूं कि यार तुम ये ऐसा कलेक्शन क्यों हुआ या इस तरीके का कुछ भी है, मैं अगर उससे क्वेरी करता हूँ तो शायद उसका दिमाग गर्म हो और नेगेटिव थॉट्स आए। तो मेरा ये मानना है कि मैं उसको पहले 10 मिनट बैठने दूँ, अपना वो पानी पिए, नाश्ता करे, वॉटेवर जो भी करना है, एंड उसके बाद ही मैं उससे क्वेरी करूँ। मैं तो ये कहूँगा अगर SFDC नहीं है तो जनलक्ष्मी में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। SFDC हमारा बाइबल है और SFDC में हमको एक्चुअली मैं तो बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ SFDC में बेसिकली एक टोटल स्टॉक मूवमेंट करके रिपोर्ट है। तो ये तो एक रिपोर्ट है, फिर बायोमेट्रिक रिपोर्ट है, देन LSDB रिपोर्ट जिसमें डुप्लीकेट केसेस के बारे में हमें पता चलता है, डबल लोन किसने लिया है वो सारा कुछ पता चलता है, देन SMC परसेंटेज है। तो ये जो मेजर 3-4 रिपोर्ट्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, इसकी वजह से हमें ये जानना आसान होता है कि किस दिशा में हमको बढ़ना है और किस लेवल तक पेस रखना है ताकि हम लोगों को compete कर पाएँ या हमेशा रेस में आगे रहें। जैसे मैं मेरे ब्रांच का अगर एग्जांपल लूँ तो मैंने एक चीज़ एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट की थी, वो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस के बदौलत मैंने किया था। लाइक कि किसी भी ब्रांच में मैं मिक्स पॉपुलेशन रखता हूँ एक्सपीरियंस्ड और फ्रेशर्स की, उसमें एक कॉम्बिनेशन बन जाता है और दोनों मिल के जब काम करते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क होता है। कस्टमर फोकस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो मेरा मानना है कि एम्प्लॉय और कस्टमर के बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, लेकिन साथ के साथ एटलीस्ट एक हाथ की दूरी भी होनी चाहिए। सेकेंड चीज़, अगर एम्प्लॉय का कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा है तो कस्टमर आपको कई तरीके से हेल्प कर सकता है। जैसे आपको कई बार आपको लीड्स दे सकता है ताकि आपका बिजनेस भी एक्सपेंड हो सके। लीड बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उनका। सेकंड, कई बार हमको कस्टमर की तरफ से बहुत अलग अलग तरीके के बिज़नेस के बारे में पता चलता है जो शायद कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस में नहीं करते हैं लोग, तो हम उस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं दूसरी जगह के कस्टमर्स के साथ कि देखो वहाँ पे इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। हम उस चीज़ को वहाँ पे फॉलो करा के एक उनका बिजनेस एक तरह से कहें तो लाइवलीहुड प्रमोशन भी कर सकते हैं। सो मेरा ये मानना है कि एक कलेक्शन वाला बंदा जिस भी जगह पे मीटिंग करने जा रहा है उसको एवरी टाइम कुछ ऐसा बताना चाहिए कस्टमर को जो हम कुछ जगह पे फॉलो भी करते हैं, ताकि कस्टमर उनका वेट करे कि हाँ आज ये जनलक्ष्मी के ये सर आने वाले हैं और ये हमको कुछ अलग बताएंगे। मीटिंग हमारी वीकली होती है। वीकली मीटिंग के अलावा हम इनफॉर्मल मीटिंग भी करते हैं, आई थिंक जस्ट गेट टुगेदर, जिसमें हम कुछ भी शोज़ करते हैं, कुछ भी
प्ले करते हैं या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी हमने मैनेजमेंट में जो सीखा है या फिर कुछ एक्सपीरियंस से जो सीखा है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। प्लेटफॉर्म पे उनको लाने की कोशिश करते हैं जो जैसे अगर किसी क्रैक की बात करें तो उनको इनिशिएट करने को बोलते हैं किसी भी तरह की रोल प्ले या एक्टिविटी में, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ जाए। हमारा जो स्टाफ है वो कभी कभार डिमोटिवेट हो जाता है, तो ये चैलेंज है उन्हें कैसे टाइम टू टाइम मोटिवेशन मिलता रहे, तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और वो चैलेंज किस तरह से मिलेगा, वो इस तरह से मिलेगा कि उनकी टाइम टू टाइम हम काउंसलिंग करें, उनसे स्टाफ मीटिंग करें, उनकी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है वो समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार हम ये होता है कि हम स्टाफ को बोलते जा रहे हैं कि हमें बिज़नेस चाहिए, पर हमें पता नहीं है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और वो नहीं ला के दे पा रहा। हमें समझना पड़ेगा कि वो उसकी प्रॉब्लम क्या है, और ये चीज़ें उसके साथ काउंसलिंग करके फील्ड में उसके साथ जाके ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर मैं ब्रांच के डिसिप्लिन की बात करूं तो ब्रांच के डिसिप्लिन में ये आएगा कि हमारा कस्टमर, जो भी हमारा डिस्बर्समेंट हो रहा है ऑफिस में, हमारा कस्टमर टाइम से ऑफिस में आए, हमारी कस्टमर सर्विस टाइम से हो, ये हमारे ब्रांच के डिसिप्लिन में आएगा। हमारा जो स्टाफ है वो पंक्चुअलिटी दिखाए, टाइम से ऑफिस में आए, टाइम से अपना वर्क ख़त्म करे, टाइम से घर जाए, ये आती है ब्रांच के डिसिप्लिन में। और अगर मैं फील्ड के डिसिप्लिन की बात करूँ तो फील्ड के डिसिप्लिन में हमारे कस्टमर को टाइमली लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। कस्टमर ने 1 तारीख को फॉर्म भरवाया, पर कई बार पता चलता है कि 25 तारीख तक उसे लोन नहीं मिला, तो 25 दिन का टैट रखना बहुत ही गलत है। उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी फ़ाइल क्यों नहीं प्रोसेस हुई है, क्या रीज़न रहा उसके पीछे, वो चीज़ समझनी पड़ेगी।